नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। त्योहार है, खर्च बढ़ना स्वाभाविक है और ऐसे में अगर सरकार ही खर्चे में कटौती सुनिश्चित कर दे तो लोगों का खुश होना भी स्वाभाविक हो जाता है। जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के दौरान आधी रात में सरकार ने संसद से देश के लिए नए सवेरे का ऐलान किया था। अब एक बार फिर देवी के आगमन की खुशी के साथ सरकार ने टैक्स में बड़ी कटौती को लागू किया है, जिससे नवरात्र का ये त्योहार जीएसटी त्योहार बन गया है। इसमें बचत धुआंधार होगी। खरीदारी करने वालों को तो इसका सीधा फायदा मिलेगा। बाजार में ग्राहक बढ़ेंगे तो दुकानदारों को भी फायदा मिलेगा। सामान ज्यादा बिकेंगे तो फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा और कामगारों की जरूरत बढ़ेगी तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। यानी किसी की बचत, किसी की कमाई और अर्थव्यवस्था का पहिया और गति पकड़ेगा। देश भर में आम लोगों के साथ बिहार में आई बहार का फायदा चुनावी मौसम में सियासी दल भी उठाना चाहेंगे। बीजेपी के नेता तो बाजारों में पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं, फायदा समझा रहे हैं और फायदा किसने कराया ये भी बता रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब जनता की जेब में 2 पैसे की बचत होगी तो उसके प्रभाव में चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों के साथ वो खड़े नजर आए। बिहार में सरकार की वापसी में सहयोग करें और बहार बनी रहे ये सुनिश्चित करें। क्या ऐसा संभव होगा? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं और सरकार के इस फैसले को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करने के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो हम आपसे सरकार के इस जीएसटी 2 के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे 2 नजरिए से। एक, पूरे देश पे इसका क्या असर होगा, बिहार उसमें शामिल हो जाएगा और चूंकि बिहार में चुनाव है तो ऐसे में लोगों की भावनाएं किस तरह से इस मामले को लेकर दलों के साथ जुड़ेंगी, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। पुरुषोत्तम जी। जीएसटी जेन 2 जो आया है जी, मोदी जी ने जो अनाउंस किया है, इससे काफ़ी प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। आज से वो लागू हो गया है जी। और जहाँ तक सवाल है, पूरे भारतवर्ष के अंदर में चूँकि जनता को इसमें एक विशेष ध्यान रखा गया है, जनता को जो डे टू डे यूज़ के आइटमें हैं उसको कम दाम किया जाए, इसलिए यहाँ की जनता निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होगी। रहा बिहार का सवाल, तो बिहार हमारा 10% पॉपुलेशन है जी। और एक कंज्यूमिंग स्टेट है। यहाँ पर हर हालत के अंदर में जो जनता है उसको काफ़ी इससे राहत मिलने जा रही है। और जहाँ तक व्यापारी वर्ग का सवाल है, उद्योग का सवाल है, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी कमी आएगी जी। कि दो तरह के रेट टैक्स कर देने से क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स समाप्त होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, क्योंकि देखिए जब रेट घटेगा जी। तो उसके बाद जो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उद्योगों को और उद्योग को ज़्यादा उत्पादन करने का मौका मिलेगा, ट्रेडिंग हाउस को भी ज़्यादा बिक्री का ये मिलेगा। इसलिए ये बहुत बढ़िया होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही बहुमूल्य योगदान होगा। पुरुषोत्तम जी, एक चीज़ और, छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम चाहेंगे हमारे दर्शक उसे भी स्पष्ट रूप से समझ लें, फिर इसका सियासी पहलू भी समझने का प्रयास करेंगे। और वो ये कि मोदी सरकार ने इसकी घोषणा कई दिन पहले की थी और करीब 15-20 दिन का समय लिया ताकि इसे लागू किया जा सके, ताकि पहले ही दिन से ग्राहकों को इस टैक्स में कटौती का लाभ मिल सके। यानी कि जो निर्माता से लेकर विक्रेता तक है वो पूरी तैयारी कर लें। तो ये संभव हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये 15 दिन का जो समय दिया गया था उसका देने का कारण भी यही था कि भाई लोगों को अवेयरनेस हो जाए और लोग अपने आप को उससे इक्विप्ड कर लें और उससे उसका फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। चलिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हम चंद्रभूषण जी से जान लेते हैं, फ़ायदा सबको हो रहा है, ग्राहक से लेकर निर्माता तक, क्या सियासी दल भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? चंद्रभूषण जी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका नमस्ते। देखिए, जहां तक बात है जीएसटी का, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साल 2016 में और जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2017 में, उस टाइम में लिख दिया था कि ये जो जीएसटी जो ये टैक्स सिस्टम है ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और जो ये 12% और जो 28% का जो टैक्स है, उन्होंने लिखा कि इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड के टैक्सेशन सिस्टम में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है
उसने लिखा था कि वर्ल्ड में 123 कंट्री में लगभग प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम है, जिसमें उसने जीएसटी के बारे में लिखा था सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम। जब 2017 में ही जब हमने बता दिया विपक्ष ने कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल क्यों ला रहे हैं, उन्होंने ये 8 साल तक क्यों उसको लगाए रखा। और मैं आपको एक डाटा देता हूं, अनिंदय चक्रवर्ती एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है जो कि इकोनॉमिक्स पे लिखते हैं। द क्विंट में उन्होंने लिखा साल 2016 में और साल 2024 में जो चीज 1,60,000 रुपए मिलता था 2016 में, अब वो चीज लगभग 3,20,000 के आसपास है। मतलब 100% इन्फ्लेशन है। अगर ये जीएसटी का टैक्सेशन सिस्टम पहले ठीक कर लिया गया होता, आज भी ये मार्केट इतना इन्फ्लेट नहीं होता। देखिए क्या हुआ, 8 साल ये सिस्टम इम्प्लीकेट में रहा। और जब जीएसटी का बात करते हैं, एक तो इसकी जीएसटी काउंसिल की 56वें मीटिंग में डिसीजन लेना पड़ा। जब आपको इसी डिसीजन पे फाइनल आना था, 56 मीटिंग का आपको इंतजार करना पड़ा। सारे लोग ये जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ का बम नहीं फोड़ा होता, अगर भारत को 4.5 लाख करोड़ का नुकसान नहीं हो रहा होता, अभी परसों का रिपोर्ट है जो झींगा का, भारत का जो झींगा का व्यापार है वो 60,000 करोड़ का है। अभी एस्टिमेटेड लॉस 25,000 करोड़ का आ गया है। क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ टैरिफ के वॉर में जिस तरीके से उन्होंने चाबहार पोर्ट पे जो अपना सारा कुछ हटाया, हम लोग को 4.5 लाख करोड़ का ये अनुमानित नुकसान है। इसी पे इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने कहा कि ये सारे रिलीफ इसलिए दिए गए ताकि गवर्नमेंट को इतना एक्सपेक्टेड है कि 48,000 करोड़ 46,000 करोड़ से 48,000 करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि लोग इसको खरीदेंगे। चलिए ठीक है, मैं हम आखिरी बात चंद्रभूषण जी हम कंप्लीट समझ करूं। रहे हैं। उसमें हम एक और सवाल जोड़ देना चाहते हैं ताकि आप पूरी बात कह दें और जनता को वो स्पष्ट हो पाए। हमारी अर्थव्यवस्था को जो विशेषज्ञ हैं, जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो काम करके उसका फायदा उठा रहे हैं और लोगों तक उसका फायदा पहुंचा रहे हैं, उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आप कह रहे हैं हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, तो फिर हम किस पर भरोसा करें? आप जिस स्रोत को कोट कर रहे हैं उस स्रोत पर अफवाह फैलाने का कानूनी मामला चल चुका है और उसने माफी मांगी है। हम संस्था का नाम ले रहे हैं, उन 2 लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं जिसके बारे में आपने बताया। वो अर्थशास्त्री हैं, अपने विचार रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, उनकी राय है। लेकिन जिस स्रोत को आपने कोट किया है कि फलाना जगह पे उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाने के लिए उन पर कार्रवाई हुई है, माफ़ी उन्होंने मांगा है। चलिए अब दूसरी चीज़ आप बताइए कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है या भारत को नुकसान हो रहा है? देखिए आपने, मैं इन दोनों आदमी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बार उनके बारे में मैंने भी कुछ नहीं कहा। बात उनके है बारे में जहां मैंने पे भी कुछ काम नहीं करते कहा। हैं, अगर उस पर कोई गलत न्यूज हो मैं उस पर नहीं कहना चाह रहा। लेकिन अरुण कुमार तो जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, 2015 में वो रिटायर हुए। मैंने व्यक्ति विशेष पे कुछ नहीं कहा। मैं तो कहा हूं कि वो अर्थशास्त्री होंगे, अपनी राय रखने का उन्हें अधिकार है, वो अपनी राय रख रहे हैं। जी, जहां तक बात है, आपने ये पूछा कि इसका जो है जीडीपी पे क्या असर होगा, हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी या जो आप नुकसान का जिक्र कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ के कारण, उसकी बात कर? नुकसान तो काफी हो चुका। मैं आपको देखिए, मेरा इस पे 2 बात कहना है। तो उस नुकसान की भरपाई अब होगी। सबसे पहले जीडीपी के कारण जो इन्फ्लेशन हुआ वो 100% का इन्फ्लेशन हुआ 2016 से लेकर 2024 तक के बीच। मैंने आंकड़ा भी दिया उस पर। अभी इनका गवर्नमेंट का ये एस्टीमेट है कि 48,000 करोड़ का जो है मींस हमको बचत होगा, क्योंकि 48,000 का गेन होगा, क्योंकि जनता उसको खरीदेगी। मेरा यही चीज कहना है। 2 बात बस जी। कि जब आपको यही चीज करना था, नेता विपक्ष ने आपको 2017 में ये चीज बोला। इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने जीएसटी पे किताब लिखी, जब उन्होंने यही बोला, आप उस टाइम सेन माइंड को क्यों नहीं मानते हैं? आप जिस चीज को एक बार लगा देते हैं, नेता आप डायरेक्ट विपक्ष क्यों रहते हैं? को शायद इस बात का पूर्वाभास हो गया होगा कि एक गैप लेकर ट्रंप फिर से सत्ता में आएंगे और वो भारत पर इतने टैरिफ लगाएंगे जिसके कारण भारत को इतना नुकसान और मैं होगा। आखिरी बात तो ऐसे में मोदी सरकार मजबूर होगी जीएसटी में कटौती के लिए और उनके राय को अमल में लाने के नहीं लिए। दीपक जी, कोविड पे भी हमारा बात मानते हैं। पहले हमारा मजाक उड़ाया जाता है, फिर हमारा बात मानते हैं। तो हम कहा कर रहे हैं, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं ना। और मैं आखिरी बात कह देना चाहता हूं, बड़ाई कर रहे हैं हाँ, कि जनता को सरकार पता चल जाए। मजबूर हुई आपके नेता की बात को मानने ये के तो लिए। 100% बात है। और मैं आखिरी बात कह देना चाह रहा हूं, जीएसटी का जो काउंसिल है, जीएसटी का अपना काउंसिल मीटिंग, लेकिन जीएसटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए जो उनका जो ये है मींस कमेटी है, आज भी उस कमेटी में 3 मेंबर नहीं है। मेरा जनता से और आपके थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक ही बात कहना है, आप एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम पे इतना अधिक कॉम्प्लिकेशन है। वो नोटबंदी के बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आया था, और उसका अगर उस सिस्टम में कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, उसके रिजोल्यूशन में अभी भी 3 मेंबर नहीं है। आखिर आप इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? चलिए, आप इस देश को इतना सिंपल लेकर चल रहे हैं जैसे हर व्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड हो। ये देश ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और विदेशी अर्थशास्त्री उसे समझ नहीं पाते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। कोविड के बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। एक भारत ही है पूरी दुनिया में जिसकी अर्थव्यवस्था की रेटिंग बढ़ रही है और पता नहीं आप किस अर्थशास्त्री को संपर्क कर रहे हैं। सुमित जी से हम जान लेते हैं। सुमित जी, अब इसके सामाजिक पहलू पर नहीं, सीधे सियासी पहलू पर आपसे राय लेंगे। त्योहार का मौसम है, वो तो ठीक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, लेकिन बिहार के नेता जिस तरह से सक्रिय हो गए हैं इस
को कार्यक्रम के तौर पर ले रहे हैं, चुनावी फायदा देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, दो चीज़ें होती हैं। एक कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है चीज़ों को समझने का, एक दूसरा डिस्ट्रक्टिव तरीका होता है समझने का। तो हमारा विपक्ष जो है वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का नैरेटिव फैलाता है। क्रेडिट दे दीजिएगा तो क्या जाएगा? चलिए, राहुल गांधी ने कह दिया होगा सरकार मजबूर हो गई लाने के लिए। मैं वही बता रहा हूँ एक नैरेटिव फैलाना, प्रोपोगेंडा वार करना। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 9% जीडीपी रेट से बढ़ी, जिस पर यूरोप के सभी देश जो हैं वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो रहे थे। वर्ल्ड बैंक तक आश्चर्यचकित हो गया कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थी और G20 की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था के रूप में बाहर निकला कौन? तो भारत। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीति निर्माण करता है इस देश के, जिन्होंने मध्यम तबके को कहीं ना कहीं समझा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। देखिए, ये हमेशा से ना अपर जो लोग हैं, जो एक ऐसी मानसिकता के लोग, खास करके देखिए चुनावी सभाओं में कोसते भी हैं, नहीं ये उनके लिए ही काम करते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, चुनावी सभाओं में ये कोसते तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा पीछे जा करके जब आप देखेंगे ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी। मनमोहन सिंह जी की जो कैबिनेट थी, किसी भी सरकार की जो कैबिनेट होती है वो संविधान के द्वारा अधिकारों से सुरक्षित होती है। लेकिन सोनिया गांधी जी की सुपर कैबिनेट चलती थी, उसमें मेघा पाटेकर, जॉन ड्रेस जैसे लोग जो चंद्रभूषण जी, आप समझिए ये कहाँ कह रहे हैं आप? जो 3-4 नाम सुझा रहे हैं ना कि उन्हें आपने शामिल नहीं किया कैबिनेट की, ये सुपर कैबिनेट जीएसटी की समिति की बैठक में, उन पर कह रहे हैं सुपर कैबिनेट चलती थी जो नीति निर्माण करता होते थे इनके, सोनिया गांधी जी को सलाह देते थे, मनमोहन सिंह के माथे पर थोप दिया जाता था। प्रधानमंत्री तो एक पपेट ही बना हुआ था। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमने मध्यम तबके को समझा। मध्यम तबके का भी एक जो निचला हिस्सा होता है ना, जिसमें कहीं ना कहीं देश में लोअर मिडिल क्लास के लोग काफी थे, और उनको समृद्ध करने की बात की। हमने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली उनको देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको देंगे, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उनको देंगे, सड़कों का निर्माण उनके लिए कराएंगे, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उनके लिए करेंगे। उनकी होली, दीपावली, पर्व त्योहार जो हैं उसमें उनको खुश करने का काम करेंगे, और न केवल उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी प्रसन्नता का इंडेक्स है, उसको जो ये लोग कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल करके। सीधा जवाब दे दीजिए, आपने गोल गोल बातें तो बना ली, अब सीधा जवाब दे दीजिए, क्या इस फैसले से बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगियों के हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है? देखिए दीपक जी, हमारा काम है अंत्योदय करना। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका सपना हमारा सत्ता में रहना भी एक काम ही है, हमारा सपना है। आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? तो सेवा करने के लिए राज्य की जनता हमें चुनेगी, मेवा भी तो चलेगी। हम सेवा करते हैं इस कारण से, हमारे लिए वो सेवा है, इनके लिए शासन है, यही अंतर है। चलिए ठीक है, चंद्रभूषण जी आप क्या कह रहे थे? देखिए, हम दो बात पर, सबसे पहले तो सुमित जी ने कहा ना कि कोविड के टाइम, जिस साल कोविड है 2020 से 2021, भारत का ग्रोथ रेट सब जानता है -8% है, 8.4%। और जो अगले साल जो ग्रोथ रेट बढ़ा, हम जब भी जानते हैं, जब भी जो भी जीडीपी समझते हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में नेक्स्ट ये काउंट होता है। जैसे कि आप इस क्वार्टर का ग्रोथ रेट निकालते हैं, अगर 6.4% है, आप पिछले साल के तुलना में निकालते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। जहां तक बात रहा मनमोहन सिंह का, नहीं वहीं पे मत रुकिए, अब उसके आगे अगले साल भी आइए, अगले साल भी आइए और अगले साल भी आइए। मैं मनमोहन सिंह पे 22 के बाद 25 पे हम पहुंच गए, 3 ग्रोथ है, तो कंपैरिजन क्या कोविड काल से ही कंपेयर कर रहे हैं या पिछले साल से कंपेयर करके और बेहतर हो रहा है? नहीं, वो रेसिप्रोकल काउंट होता है। मैंने 2020-21 का 2022 से 2022 का 2023 विश्व के सबसे महान अर्थशास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके बारे में आप जिक्र कर दीजिए, इस बात को याद रखते हुए कि उनके कार्यकाल में भारत का इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में शामिल था। अच्छा दीपक जी, मैं क्यों बता रहा हूँ, आजाद भारत के इतिहास में वही 5 साल जो सबसे अधिक ग्रोथ रेट रहा वो 2004 से लेकर 2009 तक रहा। और पूरे वर्ल्ड में, मैं आपके तमाम जनता को बता देना चाहता हूं, मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, इस पूरे विश्व में अगर 20 साल अगर हम कोई उठाए एग्रीगेट 20 साल, और जो सबसे अच्छा ग्रोथ रेट रहा वो 1991 से लेकर 2011 तक, उसमें बीजेपी की भी सरकार रही, उसमें हमारी कांग्रेस की मेजोरिटी सरकार रही। पूरे विश्व में केवल 2 कंट्री हैं जिसका एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 20 साल का 7% है, एक बोत्सवाना और एक इंडिया। इतनी महान अर्थव्यवस्था, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। देखिए, इकोनॉमिक्स के मामले में बीजेपी हमसे कभी आगे नहीं निकल सकी। हमने 2017 में ही नेता विपक्ष, कल राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि इंडिया हैज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या उन्होंने लिखा था? एक तो H1B वीजा वाला मामला लिखा था, दूसरा उन्होंने जीएसटी के टाइम जो कोट किया था वही लिखा था। हम बार बार कह रहे हैं कि आप नोटबंदी मत कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं आप जीएसटी ला रहे हैं उसको इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जब जीएसटी बना दिए
तो उसकी जो कमिटियां बना रहे हैं जो कि मामला को सुलझाए उसको अच्छी बात है ना, थोड़ी तारीफ कर दीजिए कि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे नेता के सलाह पर कम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आगे भी हम आपको सलाह देंगे, उन सलाह को मानते रहिए। ये मैं बिल्कुल कह दे रहा हूं कि उन्होंने कम किया। और मैं आखिरी बात अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर आप एक बेसिक यूनिट उठाए और अगर आप देखें कि कोई परिवार 50,000 रुपया अगर खर्च कर रहा है, बस मैं आखिरी बात बता दूं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया सालाना है, पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपया सालाना है, मतलब 10,000 रुपया महीना। अगर बिहार में भी कोई परिवार 50,000 रुपया खर्च करता है, 50,000 रुपया कमाता है, तो औसत माना जाता है कि वो फूड पे 20,000 खर्च कर रहा है। ये जो जीएसटी पे छूट मिला है ना, जो भी 12% का चीज 5%, आपको पता है उस 20,000 में उनको फायदा कितना होगा? 800 से 900 रुपया फूड पे, अगर आप ओवरऑल निकालें। इससे कोई बहुत ज्यादा तो राहत नहीं मिलने जा रहा, बट जो ट्रंप ने हम पे जो टैरिफ की मार मारी है, मैं खुद भी एज ए नेशनलिस्ट चाहता हूं कि देश थोड़ा ग्रो करे और थोड़ा परचेज करे, कंजम्पशन बूस्ट हो, ताकि इंडिया का जीडीपी को थोड़ा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव है, इसलिए हम सीधे पुरुषोत्तम जी से समझना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम जी, कोई भी सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है और मोदी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तब हम विकास योजनाओं में उसे खर्च कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। टैक्स में कटौती करके क्या सरकार ने एक तरह से कहें तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? आगे योजनाएं प्रभावित होंगी या पूरी तरह से प्लान्ड व्यवस्था के तहत आगे बढ़ रही है सरकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह से कोई भी टैक्स सिस्टम में जब कंप्लायंस को इजी किया जाता है, सरल किया जाता है तथा रेट टैक्स कम किया जाता है, तो उससे टोटल कोई लॉस नहीं हो सकता है। पुरुषोत्तम जी, कलेक्शन कम हो रहा है ना, ये किसी भी हालत में कम नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, किसी भी हालत में कम नहीं होगा। ये जो डाटा जो दिया जा रहा है कि इस घटाने से इतनी जो घटेगी, एक्चुअली वो उतना घटेगा नहीं, अल्टीमेट ग्रोथ के साथ में उससे ज्यादा बढ़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ, देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, किसी भी तरह से राजनीति आपसे सीधे मैं पूछ रहा हूँ, मैं राजनीति पर कोई शब्द नहीं बोलूंगा, कटौती हो रही है, लेकिन जहां तक जीएसटी सिस्टम आने के बाद जो भी ये 7-8 साल बीते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। और इसको हम लोग सिर्फ एक तरीके से नहीं देखें कि जीएसटी से इतना पैसा आ रहा है। मान लीजिए आज जब स्टार्ट हम लोगों ने किया तो 1 लाख करोड़ रुपया प्रति मंथ के एवरेज करीबन आता था, जो आज 2 लाख पर पहुंच गया। हम सिर्फ इसको इस पर नहीं देखें, साथ साथ के अंदर में इसके कारण इनकम टैक्स के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। और इस बात को हम लोगों को मानना चाहिए कि जो भी सरकार हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को लाती है कलेक्शन के लिए, जो कि मजबूती से कलेक्ट किया जा सके, पूर्व के अंदर में जीएसटी चोरी की जगह ना दे, टैक्स चोरी की जगह ऑटोमेटिकली ना मिले जी, उसके अंदर में ये जरूरी है कि वो सिस्टम के थ्रू बाइंड हो जाए, और जो कि जीएसटी में हुआ है, और उसके चलते इनकम टैक्स को भी काफी फायदा हुआ है। अच्छा, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रभूषण जी कह रहे हैं पहले व्यवस्था बहुत जटिल थी, अब उसे सरल किया गया है। क्या जटिलता थी और क्या सरल हुआ है? नहीं, देखिए इसमें हमारी मत भिन्नता है जी। सरलता हुई है, लेकिन इसका यह कहना कि पहले जटिल था, शायद ये उचित नहीं है। कोई भी टैक्स सिस्टम, और वो भी देश का इतना बड़ा एक टैक्स सिस्टम जिसमें कि बहुत से टैक्सेस को मिला करके जीएसटी लाया गया, तो ये तो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब कोई एक व्यवस्था लाई जाएगी तो उसमें कुछ कमियां रह सकती है जी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारे स्टेट को मिला करके और सारे स्टेट से मंत्रणा कर करके, और सबसे खूबी ये है कि मैं जेटली साहब को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहूँगा, एक में भी उन्होंने वोटिंग नहीं होने दिया, और वो परिपाटी आज तक चली आ रही है। बिल्कुल। सर्वमान्य तरीके से सारे के सारे प्रपोजल पास किए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और समय, जब किसी नए सिस्टम को आने के अंदर में जो समय लगता है वो आएगा, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हम इस चीज़ के लिए इसको कोई गलत नहीं मानते हैं। और ये जो भी जेन 2 आया है, इसके बाद भी सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो सब कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सरकार तो इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी के पुराने भाषणों से एक लाइन अगर कोट कर पाऊं तो वो कहते हैं
टैक्स की कोई व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, टैक्स फ्री देश होना चाहिए उन्होंने कहा था, या उन्होंने किसी को कोट किया था, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये किस संदर्भ में कहा जी। जब तक मुझे ये नहीं आइडिया हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है कि कोई भी देश का विकास बिना टैक्स से नहीं हो सकता है। टैक्स तो उसका कंपोनेंट है ही, उसके बिना तो कोई विकास संभव ही नहीं है। आखिर रेवेन्यू आएगी कहाँ से? बिल्कुल, कोई भी तरीके से जब तक टैक्स नहीं लगेगा नहीं आएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा है तो पहले हमको उसको जानना होगा। जी ठीक है, हम ये समझ रहे हैं। सुमित आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, सुमित जी से जान ले। सुमित जी, ठीक है, आम लोगों को इतना फायदा हो रहा है, लेकिन हम जो इस फायदे का उत्साह है वो बिहार में आम लोगों से ज्यादा आपके पार्टी दफ्तर में आने वाले नेताओं में देख पा रहे हैं, आपके सहयोगियों में देख रहे हैं। तो एक तरह से कहें ये केंद्र के फैसले को लेकर बिहार के नेता ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। ऐसे समय में ये फैसला हुआ है कि इसका लाभ भरपूर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग मॉल्स में खरीदारी के लिए खुद डिप्टी सीएम पहुंचे, फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो फायदा उठाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। निश्चित रूप से दीपक जी, खरीदारी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जब राज्य के लोग संवर्धित होंगे, राज्य के लोगों के को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने का काम केंद्र सरकार करेगी, तो जमीन पर जाने वाले नेता, सामान्य परिवार से आने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाले नेता वो प्रसन्न ही होंगे, जिनको कहीं ना कहीं एक शोषक वर्ग रहा पूरे देश में 1947 के बाद, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में देखा गया, जिन लोगों ने सिर्फ नारा दिया गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन हर बार नारा जो है इनका फ्लॉप हो जाता था, गरीबी नहीं हटती थी। बाकी गरीबों को पकड़ के नसबंदी कराने का इन लोगों ने बीच में कुछ धंधा भी शुरू किया था। हालांकि उससे आगे निकल करके बात करूंगा कि जन सामान्य परिवेश से आने वाले जो लोग हैं ना, वो जो ये लोग जो आंकड़ों का खेल दिखाते हैं, तो उस आंकड़ों के खेल में जन सामान्य परिवेश से आने वाले लोग नहीं फंसते हैं। उनको चाहिए होता है मूलभूत सुविधाएं। आज कहीं ना कहीं गाड़ी खरीदने की बात होती है, वस्त्र खरीदने की बात होती है, अच्छे कपड़े पहनने की बात होती है, या फिर लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने की बात होती है, कहीं कहीं छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बैठाने की बात होती है, हेवी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोगों की बात होती है। तो वो यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे और वो प्रसन्न रहें। तो भारत की वर्तमान की सरकार जो और उनकी प्रसन्नता का कारण जो है वो भी प्रसन्न रहें। निश्चित रूप से प्रसन्नता का कारण सब मिलके काम कर रहे हैं ना। जिन लोगों ने लूटा वो प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? अलकतरा चोरी चारा चोरी वाला जो गिरोह रहा है वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? ये भी बता दीजिए ना। राहुल गांधी तो इधर आते हैं रैली करने, कांग्रेस के लोगों का कपड़ा लत्ता इतना महंगा है कि कुछ दिन बाद जीएसटी के सेकंड जनरेशन से, जैसा पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, बीजेपी और उनके सहयोगी गदगद है, क्योंकि आम लोग खुश हैं और आम लोगों की खुशी ही वो वजह बनेगी। यहाँ खर्चा करेंगे तो लोगों को चुनाव परिणाम से इनकी खुशी जुड़ेगी। मलेशिया में पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास। नरेंद्र मोदी के जीएसटी सिस्टम ने कैसे बर्बाद किया भारत को, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जल्दी से। जब ये टैक्स सिस्टम अप्लाई हुआ उस टाइम जो सीमेंट का दाम था वो एक अपने स्टैटिक रेट पे था। 28% इन्होंने जीएसटी लगाया, और उसके बाद भारत का पाकिस्तान से ट्रेड बंद हुआ। उस टाइम भारत में सबसे अधिक जो सीमेंट है पाकिस्तान से आप जानते हैं सीमेंट का जो दाम है 70 से 80% बढ़ गया। पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करवाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से सीमेंट नहीं पाकिस्तान से ट्रेड करवाना चाहते हैं, कोई और कंट्री रिप्लेसमेंट में, अब आप पाकिस्तान से दुकानदारी शुरू करवाना चाहते हैं। देखिए सुमित जी ने एक बात कहा, पाकिस्तान से दुकानदारी शुरू करवाना चाहते हैं। भाई हम जब पाकिस्तान के साथ दुकानदारी नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ दुकानदारी आपके नेता करते थे, हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ दुकानदारी। 4200 करोड़ का सामान मंगाते हैं, हमारा ट्रेड दुकानदारी नहीं करेंगे, आपके कहने पे भी नहीं करेंगे। चंद्रभूषण जी, हमारे लोगों ने पाकिस्तान के साथ दुकानदारी नहीं करेंगे। हो गया, कितना भी नहीं, हम कह रहे हैं पाकिस्तान को रहने देते हैं, हम दूसरे ग्राहक चुन लेंगे। पुरुषोत्तम जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया और त्वरित प्रतिक्रिया चाहेंगे। चंद्रभूषण जी की एक बात मुझे याद आ गई तो उस पर जल्दी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 2000 की सामग्री कोई किराना दुकान से खरीदता था, पिछले महीने के 2000 के बिल में इस महीने मान लीजिए 400-500 रुपए की बचत होगी, तो क्या वो 400-500 रुपए वो लेकर घर जाएगा, या 2000 की जगह इस बार त्योहार में वो 2500 की खरीदारी करेगा? और इस बार मार्केट बूम करने वाले हैं, दिवाली दशहरा सब में। पुरुषोत्तम जी, दोनों के अंदर में दोनों का मिश्रण होगा। निश्चित रूप से बचत तो होगी ही, लेकिन उसमें उत्साह होगा ज्यादा के खरीद का। अब इसमें एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं
कि ये सिर्फ खाने पीने की सामान 2000 की जो उदाहरण बात मैंने हुई, दिया, हाँ। सिर्फ उससे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये निश्चित रूप से कुछ और सामानों के अंदर में, जैसे टीवी, फ्रीज वगैरह जो है एक आम आदमी की वस्तुएं हैं, उसके अंदर में भी रेट टैक्स कम किया गया जी। है। उससे भी काफ़ी फायदा होने वाला है। अब एक लाइन में बिना राजनीति के, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर सरकार अच्छा कार्य करेगी तो निश्चित रूप से जिस ढंग से हम लोग उद्योग के अंदर में मुख्य सामान बनाते हैं जी। तो बाई प्रोडक्ट में भी कुछ निकलता है। बिल्कुल ठीक उसी ढंग से अगर अच्छा कार्य करेगी तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जनता तो खुश होगी, इसमें कोई इंतु नहीं। चलिए अब समय अभाव है बस एक चंद्रभूषण लाइन। जी, जल्दी से। अरे सर, महान ये लोग नरेंद्र तो मोदी जी खुद ने कल कहा कि नसबंदी स्वदेशी विशेषज्ञ स्वदेशी, पार्टी है हाँ, भाई। उनको खुद इन जिस नसबंदी विशेषज्ञ 8500 पार्टी करोड़ से का आप जहाज जान पे चढ़ता लीजिएगा। है, वो हाँ। बोइंग का अमेरिका का बना ये हुआ है। वो भी हम किसी दिन मर्सिडीज बनाएंगे। गाड़ी आज जो बहुत गरीबों बहुत भारत खुद वो स्वदेशी यूज करे, फिर करवाते थे भारत की बैठ के। जनता से कहे गरीबों का चलिए। वो नसबंदी स्वदेशी करवाते ठीक है। थे। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी पे आ जाइए, वो कह रहे हैं पहले जितना खुद ही संभव। स्वदेशी करें। नहीं, हम तो स्वदेशी वो ही भी कभी अपनाते हैं बनाएंगे भाई साहब। आने वाले समय में, वो भी हम बनाएंगे। अब बीते 75 सालों में हम उतने सक्षम नहीं हो पाए कि अपना प्लेन बना सके, और आने वाले समय में संभव है कि वो जरूर कर पाएंगे। समय अभाव है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, चंद्रभूषण जी और सुमित शशांक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस जीएसटी के सेकेंड वर्जन के बारे में हमने कुछ समझने का प्रयास किया। बीआईए के वाइस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शक समझ पाएं, और इसके पीछे का सियासी गणित क्या है वो हमने सियासी प्रतिनिधियों से समझने का प्रयास किया। देखना दिलचस्प है कि जनता को जो फायदा होने वाला है इस त्योहारी सीजन में, इसका चुनाव में फायदा सत्ताधारी खेमा यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी कितना उठा पाते हैं। फिलहाल अगले एपिसोड के लिए हम फिर मिलेंगे एक और सवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।